नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्याज की फसल से लें अधिक उत्पादन। इस समय मधुमक्खियों की करें उचित देखभाल। प्रदेश के जिन किसानों ने प्याज की रोपाई कर दी थी, उनकी फसल में इस समय कुछ खास प्रबंधनों जैसे पोषक तत्वों का प्रयोग, खरपतवार नियंत्रण और पौध सुरक्षा उपायों को अपनाने की जरूरत है। तभी इस फसल की बढ़वार अच्छी तरह से होगी और अधिक उत्पादन मिलेगा। तो चलिए जानते हैं प्याज की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में विदिशा के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा जायसवाल से। आज मैं आप सभी को हम प्याज में किस प्रकार से कम लागत में अधिक उत्पादन ले सकते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगी। किसान भाइयों, फसल में कई तरह के खरपतवार उग आते हैं, जिसकी वजह से फसल में कीट व्याधियों का प्रकोप अधिक होने लगता है। इसलिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए, जिससे कंदों का उचित विकास होता है और फसल का अधिक उत्पादन मिलता है। क्या होता है कि यदि खरपतवार आपकी फसल में होंगे तो यह जो है मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसके कारण जो है सूर्य की रोशनी जो है, पानी जो है, पोषक तत्व है, फसल को ना मिल करके जो है इन खरपतवारों को मिलता है और जिसके कारण जो है उपज में काफ़ी कमी होती है। 30 से 35 दिन की जब आपकी फसल हो तो आसपास आपको जो भी खरपतवार दिख रहे हैं उसको आप हंसिए से, कुदाली से निकालें। इसके अलावा जो है आप हाथ से निकाल सकते हैं और इस मिट्टी की जो चढ़ाई है वो फसल पर करें, जिससे कि आपके कंद जो हैं वो अच्छे बने। तो इस प्रकार से आप जो है निंदाई और गुड़ाई करें। कंदीय फसल होने के कारण फसल में बार बार सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है, विशेषकर कंद बनना प्रारंभ होने और कंद के विकास के समय नमी के प्रति अति संवेदनशील होती है। फसल में रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। सामान्यतः फसल में खुदाई से 10 से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। अधिक सिंचाई हमेशा नुकसानदायक होती है, इसलिए फसल में जल भराव नहीं होने देना चाहिए। किसान भाइयों को यह हमारी सलाह है कि जब भी वे सिंचाई का प्रबंधन करें तो वो सिंचाई जो है शाम के समय 5 से 7 बजे के लगभग दें, जिससे कि जो है वाष्पीकरण अधिक ना हो और इसकी अधिक से अधिक मात्रा जो है वो पौधों को प्राप्त हो, जिससे कि उनकी जो पैदावार जो है वो अच्छी हो, उनके विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ सके। पोषण प्रबंधन जो है वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है। पोषण प्रबंधन करने के लिए हमें हर तरह से ध्यान देना होगा कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश जो है 19-19-19 की 5 ग्राम मात्रा सागरिका के साथ 2 मिलीलीटर प्लस नैनो यूरिया जो है 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर 3 बार छिड़काव करने से यह काफ़ी प्रभावशाली पाया गया है। यह भी पाया गया है कि प्याज की फसल को थ्रिप्स जो हैं वो बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। थ्रिप्स जो है वो पत्तियों का रस चूसता है, तो इनकी रोकथाम के लिए मैं अपने किसान भाइयों को यह सलाह देना चाहूँगी कि आप इसके लिए जैविक नियंत्रण करें, जिसमें आप नीम के तेल का प्रयोग जो है, नीम के सत्व का प्रयोग, करंज का प्रयोग जो है, ये सारी चीज़ें करें, जिससे कि जो है आपकी फसल जो है वो इन कीटों से जो है सुरक्षित रहेगी।
इसके रासायनिक कंट्रोल के लिए एसिटामिपेट 20 SP 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर और स्पाइनोसेट 45 SC 175 to 200 ग्राम पर हेक्टेयर का हमें प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा प्याज में जो दूसरी प्रमुख समस्या होती है वो है बैंगनी धब्बे की, जिसका कारण होता है फफूंद। तो ये जो है अल्टरनेरिया पोरी के कारण होता है और यह एक सामान्य रोग है जिसका उपाय संभव हो तो आप रोगजनक मुक्त बीज का उपयोग करके करें। फसल में बैंगनी धब्बा रोग, जिसे पर्पल ब्लॉच भी कहते हैं, यह रोग सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस रोग का कारण अल्टरनेरिया पोरी नामक फफूंद है। बैंगनी धब्बा रोग के लक्षण पत्तियों, तनों और बीज डंठलों पर दिखाई देते हैं। रोगग्रस्त भाग पर सफेद भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, जिसका मध्य भाग बाद में बैंगनी रंग का हो जाता है। रोग के लक्षण के लगभग 2 सप्ताह पश्चात इन बैंगनी धब्बों पर पृष्ठीय बीजाणुओं के बनने से ये काले रंग के दिखाई देने लगते हैं। अनुकूल समय पर रोगग्रस्त पत्तियां झुलस जाती हैं, साथ ही पत्ती और तने गिर जाते हैं, जिसके कारण कंद और बीज नहीं बन पाते हैं। बैंगनी धब्बा रोग की रोकथाम के लिए अच्छी रोग प्रतिरोधक किस्मों के बीज का प्रयोग करना चाहिए। प्रकोप अधिक होने पर फफूंदीनाशक मैंकोजेब की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर रोग दिखाई देने पर छिड़काव करते रहें। इन वैज्ञानिक पद्धतियों और तकनीकों का प्रयोग करते हुए और बताई गई सारी बिंदुओं पर ध्यान देते हुए यदि आप फसल उत्पादन करते हैं तो निश्चित रूप से आप कम समय में कम लागत लगा करके अच्छी उत्पादन प्राप्त करेंगे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पीएम मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। देश के पहले वाटर मेट्रो सर्विस का भी किया उद्घाटन। कर्नाटक के चुनावी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस परिवार, कहा लोकतंत्र में परिवारवाद के लिए जगह नहीं। सूडान में फंसे भारतीयों का रेस्क्यू। भारतीय नौसेना INS सुमेधा में सवार हुए भारतीय यात्रियों में बड़ी संख्या में महिला और बच्चे शामिल। उमेश पाल हत्याकांड में फरार शाइस्ता और गुड्डू की तलाश तेज। कई ठिकानों पर पुलिस की तपिश। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मिली गुड्डू की लोकेशन। अतीक और अशरफ के ISI कनेक्शन पर बड़ा खुलासा। जीशान कमर की पासपोर्ट बनाने में अशरफ ने की थी मदद। दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में 5 बड़ी दुकानों में लगी आग। आसपास के करीब 20 तहबाजारी दुकानें चपेट में आई। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। मध्य प्रदेश के गिर्द क्षेत्र में मधुमक्खी पालन बड़ी तेजी से किसान अपना रहे हैं, क्योंकि इस व्यवसाय में थोड़ी सी मेहनत करने पर किसानों को अच्छा लाभ मिल जाता है। लेकिन इन मधुमक्खियों की देखभाल के अभाव में मधुमक्खी पालकों को उतना लाभ नहीं मिल पाता है जितना कि मिलना चाहिए। तो आप मधुमक्खियों और मधु बॉक्सों की देखभाल कैसे करें, इसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर इस्तु तुरसंग जामीर। जिन किसान मतलब मधुमक्खी का पालन कर रहा है तो उसके लिए मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब किसान को बहुत इम्पोर्टेंट देना चाहिए, क्योंकि उसी एक समय होता है जहाँ पे मधुमक्खी का खाना वो स्टार्वेशन हाईएस्ट होता है, मतलब उसको खाना नहीं मिलता है। वो जो पिछले साल का खाना जो बचा होता है, जो हानि होता है, वो उसी से जीता है। तो उस वक्त क्या होता है, मधुमक्खी वो पॉपुलेशन भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद क्या होता है, वो स्वार्म करता है, मतलब उसका घर छोड़ के दूसरा मतलब जगह में स्वार्म कर लेता है। और सेकेंड चीज़ क्या है, हाइव स्टाफ हो के वो मरने भी लग जाता है। वो जो वर्कर है, ड्रोन है, वो सब
मतलब वो काम नहीं कर पाता है। चीनी की चाशनी मधुमक्खियों का सबसे लोकप्रिय भोजन है। मधुमक्खी पालक चीनी या अतिरिक्त पदार्थों के साथ चीनी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक भाग दानेदार चीनी और एक भाग पानी के अनुपात में पतला चीनी का घोल मिलाकर प्रति बॉक्स में रखें। आप इसे 120 से 140 फ़ारेनहाइट यानी 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म कर सकते हैं। साथ ही इसमें छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े डाले जाते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मधुमक्खियां लकड़ी के तैरते हुए टुकड़ों पर बैठकर डूबे बिना चाशनी पी सकें। उस समय मतलब जब मधुमक्खी को खाना नहीं मिलता है, आपको एक शुगर सिरप वो ध्यान में रख के मधुमक्खी को देना पड़ेगा। उसका मतलब हाइव का बॉक्स के सामने रखना पड़ेगा, या तो पानी रखना चाहिए, क्योंकि उससे वो फीड करेगा, वो खुद का खाना मिल सकेगा। और आप अगर चाहिए तो यदि देखो अभी सरसों का टाइम पार हो गया, तो अभी मैंगो का फूल हो रहा है, तो आप बॉक्स उसको उधर शिफ्ट करके आप उधर ले भी जा सकता है, क्योंकि उधर से वो पॉलिनेशन करेगा, फिर आपका पोलन बढ़ेगा या आपका मतलब हानि सीक्रेट करेगा उधर से। किसान ये सोचता है कि अगर उसका मतलब बगीचे में या उसका पौधा में मधुमक्खी आ गया तो वो सोचता है कि मतलब ये नुकसान कर देगा, लेकिन वो एक्चुअली नुकसान नहीं कर, आपका फ़ायदा कर रहा है, क्योंकि वो क्या करता है पॉलिनेशन के लिए बहुत हेल्प करता है वो। तो इसलिए आप मैंगो में भी पॉलिनेशन के लिए हेल्प करता है, और आपका सब्जी पौधा हो गया उसमें सब में पॉलिनेशन के लिए हेल्प करता है। तो उससे आपका मतलब जो फ्रूटिंग होता है, फ्रूट में जो फ्रूटिंग आना चाहिए बहुत हायर वैल्यू में आता है फ्रूटिंग, तो वो एक नंबर 1 फैक्टर है। और सेकंड चीज़ क्या है, अभी इस समय मतलब स्वार्मिंग बहुत होता है, तो स्वार्मिंग के समय अगर आपका मधुमक्खी यदि खोना नहीं चाहता है तो आप 2-3 बॉक्स खाली भी रख सकता है आपका मतलब एपेरी मतलब जहाँ पे रखता है वो, जिससे वो लोग उधर ही उसी बॉक्स में चले जाए। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारा मधुमक्खी क्या करते हैं, वो अगर उसका मेजॉरिटी मधुमक्खी हो गया तो माइनॉरिटी को वो जाके अटैक करता है, उधर से वो लोग शहद चुराता है। तो वो भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको बार बार बॉक्स चेक करना पड़ेगा और सब ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए मतलब मधुमक्खी को बहुत अटैक करता है, जैसे उसका मेजर पेस्ट होगा, हम लोग हॉर्नेट बोलते हैं, जो जंगली मधुमक्खी होता है वो भी आगे अटैक करके मतलब वो आपका मतलब वर्कर बी को अटैक करता है, ड्रोन को अटैक करता है। माइट कीट एक परजीवी कीट है जो अन्य फसलों के साथ मधुमक्खी पालन में भी पाया जाता है। इस कीट के लगने से मधुमक्खियों को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। मधुमक्खियों में लगने वाले इस कीट से होने वाली बीमारियां संक्रामक होती हैं, जो मधुमक्खियों के संपर्क में आने से आसानी से एक दूसरे को लग जाती हैं। मधुमक्खी में यह कीट लगता है, इस तरह से मक्खी विकलांग हो जाती है। इसके साथ ही मक्खी का विकास रुक जाता है। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85% फार्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे उसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सकता है। यह मौन वंश के बक्से के दरवाजे पर ही रख देना चाहिए। और सेकंड चीज़ क्या है, उसमें भी बीमारी लगता है, जैसे आपका बीमारी इन द सेंस माइट से होता है, वो जो एक पोका होता है उससे माइट इन्फेस्टेशन होता है, या तो हॉपर होता है, वो लोग खुद आके इन्फेक्ट कर देते हैं, तो वो जो हानि का कॉम होता है उसमें पूरा इफेक्ट कर देता है। और सेकंड चीज़, बहुत सारे किसान ये सोचते हैं कि मधुमक्खी पालन करेगा तो सिर्फ उससे हानि मिलेगा, लेकिन सिर्फ हानि नहीं मिलता है, उससे मतलब आपका पोलन मिल सकता है, उससे वेनम मिल सकता है। वेनम बहुत एक अच्छा चीज़ है, उससे आपका अगर जॉइंट पेन होगा या कुछ आर्थराइटिस या नर्व उसमें होगा तो उसमें यूज़ कर सकता है। और सेकंड थिंग क्या है, आप हनी भी सीक्रेट कर सकता है, उसका मोम जो बोलता है मोम, उसके लिए यूज़ कर सकता है। तो उसका बहुत सारा बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हनी से आपका मतलब इनकम जनरेट होगा, हनी छोड़ के वो बाकी बहुत है, आपका पोलन है, रॉयल जेली है, ये सब कर सकते हैं आप। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। पीएम मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। देश के पहले वाटर मेट्रो सर्विस का भी किया उद्घाटन। कर्नाटक के चुनावी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस परिवार, कहा लोकतंत्र में परिवारवाद के लिए जगह नहीं। सूडान में फंसे भारतीयों का रेस्क्यू। भारतीय नौसेना आईएनएस सुमेधा में सवार हुए भारतीय यात्रियों में बड़ी संख्या में महिला और बच्चे शामिल।
उमेशपाल हत्याकांड में फरार शाइस्ता और गुड्डू की तलाश तेज। कई ठिकानों पर पुलिस की तपिश। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मिली गुड्डू की लोकेशन। अतीक और अशरफ के आईएसआई कनेक्शन पर बड़ा खुलासा। जीशान कमर की पासपोर्ट बनाने में अशरफ ने की थी मदद। दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में 5 बड़ी दुकानों में लगी आग। आसपास के करीब 20 तहबाजारी दुकानें चपेट में आई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास किसान भाइयों, वैसे तो प्रदेश में दुधारू पशुओं के पालन में हर दूसरे तीसरे किसान जुड़े हुए हैं, लेकिन अक्सर किसान देसी पशुओं को पालते हैं जिनकी दूध उत्पादन क्षमता काफी कम होती है। साथ ही इनमें प्रजनन संबंधी कई समस्याएं भी आती हैं। ऐसे में अगर किसान भाई इन दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करवाएं तो न केवल उन्नत नस्ल के पशु प्राप्त होंगे, साथ ही दुग्ध उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। तो पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान से क्या फायदे हैं और इसे कैसे करवाना है, इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जब्बलपुर के डॉक्टर अभिषेक बेसेन। आज हम आप लोगों को नस्ल सुधार के बारे में बताएंगे, क्योंकि भारत में बहुत सी पॉपुलेशन है जहाँ पे हमारे देसी जानवर पाए जाते हैं, जो कि देसी में भी कुछ अच्छी नस्ल के हैं जिसमें बहुत से ज़्यादा दूध उत्पादन होता है, लेकिन हमारे गांव देहात के एरिया में जो देसी पशु हैं इनमें बहुत ही कम दुग्ध उत्पादन होता है। इसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस पर काफ़ी फोकस कर रही है, बहुत ध्यान दे रही है, जिससे कि हम पशु का नस्ल सुधार कर सकें। तो ऐसे में हम जैसे कि अपनी मालवी है, गिर है, साहिवाल है, ऐसे में जो कि बहुत कम उत्पादन की हैं, इसको हम उत्पादन बढ़ाने के लिए हम जो अच्छे बुल हैं जिनकी प्रोजनी बहुत अच्छी है, जिसमें कि जो काफ निकलते हैं, जो बछड़े निकलती हैं, जो बछिया निकलती हैं, इसमें दुग्ध उत्पादन की क्षमता ज़्यादा होती है। ऐसे केसों में हम एआई का यूज़ करके इसमें नस्ल सुधार कर सकते हैं। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय नस्ल सुधार है, जिसे पशुपालन की आधुनिक तकनीक अपनाकर किया जा सकता है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान भी शामिल है। पशुपालक को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पशु को समय से गर्भ धारण कराएं। नस्ल सुधार के लिए जैसे कि हम पहले टेस्ट करते हैं कि प्रोजेनी टेस्टिंग के द्वारा ये बनाए जाते हैं। जो डिफरेंट सीमन स्टेशन है वहाँ अच्छे क्वालिटी के अलग अलग ब्रीड के सीमन होते हैं, जिसको हम ला के जानवर को गर्मी में आने के बाद एआई करते हैं। इससे क्या होता है कि पहली बार में अगर हम 50% भी पाते हैं, अगली बार में 75%, उसकी अगली बार में उससे ज़्यादा, जिससे कि जो हमारे जानवर हैं 2-4 किलो दूध देने वाले हैं, आगे चल के उनके बच्चे और उनके बच्चे होके काफ़ी हद तक सुधार हो जाता है, जिससे हमें 8 से 10 लीटर दूध का उत्पादन होने लगता है 4-6 सालों में। उसके बाद बढ़ती जाती है, जिससे कि हम एआई के द्वारा ही संभव है कि हम इसको कर सकते हैं। या दूसरा काम हम और कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा एडवांस टेक्निक है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की टेक्निक है, जो कि हम एज ए मदर को सेरोगेट मदर की तरह यूज़ करते हैं, और उसमें हम अच्छी क्वालिटी के जो भ्रूण हैं उसको यूज़ करके हम कई प्रोजनी आगे तक विदिन ए टाइम, कुछ समय में, जो कि हम 10-12 सालों में कर सकते हैं, हम साल और 2 साल के अंदर कर लेते हैं। इससे भी ज़्यादा एआई से भी तेज तकनीकें चल रही है, जिस पे काम शोध चल रहे हैं और दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ब्याने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर दोबारा पशु गाभिन हो जाए और बच्चा देने का अंतर 12 से 13 महीने से ज्यादा न हो। ये तभी संभव है जब गाय भैंस को भरपूर संतुलित आहार मिले और उनकी प्रबंधन व्यवस्था अच्छी हो। गाय भैंस के ब्याने से 2 महीने पहले उसका दूध सुखा देना चाहिए। दूध सुखाने के लिए 15 से 20 दिन पहले से थनों से धीरे धीरे कम दूध निकालें। इस प्रकार से दूध सूख जाता है। इन 2 महीनों में पशु को पौष्टिक दाना मिश्रण देना चाहिए। इस अवस्था में जितनी अच्छी देखरेख होगी, उतना ही ब्याने के बाद अच्छा दूध उत्पादन लंबे समय तक प्राप्त होगा। किसान भाइयों, एक दुधारू पशु की दूध न देने की अवधि जितनी कम होगी, पशुपालक के लिए उतना ही फायदेमंद होगा।
इसके लिए जरूरी है कि ब्याने के 8 से 12 हफ्ते के अंदर गाय भैंस को दोबारा गाभिन करा दिया जाए। यदि पशु इस अवधि में गर्म न हो तो उसे गर्मी में आने की दवा देनी चाहिए। एआई कैसे करें हम? एआई में सबसे पहले पशुपालक को याद होना चाहिए कि जब जानवर गर्मी में हो तभी एआई कराएं। एआई करते समय सबसे पहले कि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो सीमन है उसको बहुत अच्छी तरह से रखा होना चाहिए। उसके लिए लिक्विड नाइट्रोजन आती है जिसमें हम कई वर्षों तक, कई सालों तक हम इसमें सीमन को बिना खराब हुए रख सकते हैं। इसके लिए हमें रूटीन चेकअप करना चाहिए जहाँ पे सीमन एक्स्ट्रा रखी हुई है कि लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो जो किस कंटेनर में रखा हुआ उसमें प्रॉपर लेवल है कि नहीं है। और दूसरी चीज़ कि जब हम सीमन एक्स्ट्रा निकालते हैं तो निकालते समय भी सावधानियाँ रखनी चाहिए। उसको हम फोर्सेप से पकड़ के जो गर्म पानी में डालते हैं उसको बोलते हैं थॉइंग की प्रोसेस। थॉइंग की प्रोसेस में आपका जो पानी है वो 37 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। पानी बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपकी थॉइंग प्रॉपर हो जाए। अगर ज़्यादा गर्म रहेगा तो उसमें आपके सीमन की क्वालिटी जो है, स्पर्म की क्वालिटी उसको डैमेज करेगा, और ठंडा है तो भी उसमें कोल्ड शॉक लगने का डर रहता है जिससे आगे वो काम नहीं कर पाता और गर्भधारण नहीं हो पाता है। उसके बाद हम स्ट्रा को प्रॉपर कटिंग करना चाहिए, प्रॉपर एआई गन में लोड होना चाहिए। उसके बाद साथ साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि जानवर प्रॉपर गर्मी में भी हो, जाके चेक करना चाहिए। चेक करने के बाद अगर लगता है कि जानवर प्रॉपर गर्मी में है, गर्मी के लक्षण शो कर रहा है और इस समय हमें एआई करना उपयुक्त है तो उसी समय एआई करना चाहिए। अदरवाइज ऐसे जानवर को छोड़ देना चाहिए। अगली साइकिल का इंतजार करना चाहिए 21 दिन का, जिसके बाद वो गर्मी में आए और एआई करिए। उसके बाद टेक्नीशियन सही होना चाहिए आपका, जो टेक्नीशियन है जो एआई करने जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर जगह पे एआई होना चाहिए जिससे कि सीमन प्रॉपर पहुंच सके और उसमें फर्टिलाइजेशन हो सके उसमें। और कोई भी गंदगी जो रहती है जिस समय आप उसमें पैरेक्टल एग्जामिनेशन करके गन को पास कर रहे हैं उस समय उस योनि द्वार को कॉटन से साफ कर लेना चाहिए। प्रॉपर वल्वा को खोल के गन का जो अगला हिस्सा पोर्शन है उस पर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर गंदगी होगी तो या बाहर से इन्फेक्शन अंदर की तरफ ले जाएगा, जिसके एंडोमेट्राइटिस, सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस की कंडीशन होती है जिससे कि जानवर गर्भधारण नहीं कर पाता है। ऐसी कंडीशन में हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, सही समय का उपयोग करना चाहिए, सही गर्मी होनी चाहिए। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्नों को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सकड़ी, जिला दतिया के अमित परमार ने। आपने फसलों में आग लगाने और उसके बचाव के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आगजनी से फसलें हो जाती हैं पूरी तरह से नष्ट। आगजनी से किसानों के मंसूबों पर फिर जाता है पानी। आगजनी से किसानों को होता है भारी नुकसान। आगजनी से किसान हो जाते हैं बर्बाद। किसान भाइयों, इस समय आगजनी की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। बढ़ते तापमान के साथ साथ आगजनी की घटनाएं भी बढ़ने लगती हैं। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं प्राकृतिक होती हैं तो कई बार इंसानी चूक की वजह से। छोटी सी लापरवाही या भूल किसानों के लिए भारी जानमाल का खतरा बन सकती है। इस गर्मी के मौसम में जरा सी चिंगारी फसलों को जला सकती है। वहीं खेत के ऊपर से गुजरने वाले बिजली के तार, ट्रांसफार्मर्स में स्पार्किंग भी कई बार फसलों में आग का कारण बनते हैं। कई बार बीड़ी या सिगरेट की चिंगारी या चूल्हे की आग से भी फसलों में आग लग जाती है, जिससे किसानों की कई महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। ऐसे में किसान करें तो क्या करें? किस प्रकार से पाएं इस आगजनी से छुटकारा? जी हाँ किसान भाइयों, यदि आप कुछ सावधानियों का ध्यान करते हैं तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। तो इसके लिए जब भी आप खेत खलिहान या कटी हुई फसल के ढेर लगाएं तो बिजली की तारों और ट्रांसफार्मर से दूर फसल को इकट्ठा करें। किसी भी खेत के पास विद्युत पोल, तारों और ट्रांसफार्मर्स में शॉर्ट सर्किट नजर आए तो इसकी शिकायत तत्काल विद्युत विभाग को दें।
खेत में खरपतवार तब तक न जलाएं जब तक आसपास सूखी फसल खड़ी हो। खलिहान के आसपास जली हुई बीड़ी सिगरेट न फेंकें। ट्रैक्टर या थ्रेसिंग से निकलने वाली चिंगारी से खलिहान को बचाएं। शादी समारोह या किसी त्योहार पर खलिहान के आसपास कोई आतिशबाजी न करें। खलिहान के आसपास पानी की व्यवस्था रखें ताकि यदि कोई ऐसी आगजनी की घटना हो भी जाए तो समय पर आग पर काबू पाया जा सके। फसल या खलिहान में आग लगने पर पानी डालें। यदि पानी की व्यवस्था नहीं है तो मिट्टी डालें। इससे यदि आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है तो खेत के चारों तरफ ट्रैक्टर से जुताई करें, जिससे फसल में आग फैलने से रोकी जा सके। इसके साथ ही यदि आग बुझ नहीं पा रही है तो फायर ब्रिगेड को फोन कर बुलाएं। किसान भाइयों, यदि आप सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आगजनी से होने वाले नुकसान से अपनी फसल को खराब होने से बचा सकेंगे। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata.mp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। उन महिलाओं को अलग कर वो खबर